नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गौरव, स्टार एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है डेली करंट अफेयर के अंदर। आज हम लोग जो पीछे का क्लास जो पेंडिंग रह गया था उसको कवर करने वाले हैं। कुछ कारणवश उसको नहीं ले पा रहा था, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। पीछे के सारे छोटे हुए जितने भी करंट अफेयर उसे कल से कल तक में। उससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैंने जो आप लोगों को होमवर्क के तौर पे कुछ क्वेश्चन दिया था उसका आंसर दे देता हूँ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था आप लोगों को। क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना था, जो कि कुछ इस प्रकार था। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत केंद्र प्रायोजित योजना है, जो कि बिल्कुल सही है। ये सेंटर के द्वारा जो है वो प्रायोजित किया गया एक योजना है। और सेकंड कथन था इसके अंदर, सामान्य राज्यों को केंद्र सरकार जो है 60% और राज्य से 40% अनुपात में जो है वो वित्त पोषण प्राप्त होंगे। इसके अंदर जो है 60% सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा पेमेंट करेगा और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल राज्य सामान्य राज्य हैं, जो कि ईस्ट में नहीं आते हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज के अंदर काउंट नहीं होते, उनके लिए ऐसा है। वहाँ पर राज्यों को 40% और सेंटर को 60% जो है वो वित्त पोषण देना था। तीसरा कथन था, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में जो 7 सिस्टर्स हैं, ईस्टर्न स्टेट है अपने इंडिया के अंदर, और जो भी पहाड़ी स्टेट हैं उसके अंदर 100% केंद्रीय वित्त पोषण प्राप्त होता है। ये गलत है, वहाँ पर 100% नहीं था, 90% उसमें जो है 90% सेंटर को देना है प्लस 10% वो स्टेट को देना है। ये था, 100% नहीं देना है, जबकि ये कथन मेरा गलत है। तो कथन 1 और कथन 2 सही है। इस हिसाब से ऑप्शन ए ये राइट आंसर होगा इसका। न्यूज़ है आपका 15 जनवरी से रिलेटेड। 15 जनवरी को जो है वो भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। और ये उस अवसर को याद करते हुए सेलिब्रेट किया जाता है जब भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ बने थे के एम करियप्पन जी। और ये उस टाइम में ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर FFR बचर से जो भारतीय सेना की कमान अपने हाथ में लिए थे और भारतीय सेना की कमान संभाली थी, और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। भारतीय सेना की उत्पत्ति ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं से हुई थी, जो बाद में ब्रिटिश भारतीय सेना और रियासतों की सेना बन गई, और 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय सेना में विलय हो गई। 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, 14 जनवरी को रक्षा बल पूर्व सैनिक दिवस सेलिब्रेट किया गया है, और ये 10वां रक्षा बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया। एक्स सर्विस मैन डे जो है, ये जो पूर्व सैनिक होते हैं उनकी ब्रेवरी, बहादुरी, सेक्रीफाइस, डेडिकेटेड सर्विस और एक्स सर्विस के लिए जो ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 14 जनवरी को इसीलिए सेलिब्रेट सिर्फ इस वजह से सेलिब्रेट होता है क्योंकि 14 जनवरी को जो है 1953 में जो भारत के पूर्व फील्ड मार्शल कमांडर इन चीफ थे करियप्पा जी, वो सेवानिवृत्त हुए थे इसी दिन। और उसी दिन को जो है ये ट्रिब्यूट पे किया जाता है एक्सपीरियंस सैनिकों के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, मकर संक्रांति और माघ बिहू, ये जो है 2026 में 14 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। जैसे ही सूरज उत्तर की ओर बढ़ता है तो लंबे दिन और गर्म रातें आने लगती है, और भारत में मकर संक्रांति मनाने की तैयारी किया जाता है। यह ज्योतिषी और कृषि चक्रों में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जाता है, और पूरे भारत में जो है वो भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए मनाया जाता है इस पर्व को, जब सूरज धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं।
तब ये सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर बात करें तो संक्रांति एक देवता थी जिसने मकर संक्रांति के अगले दिन राक्षस शंकरसुर का वध किया था, जिसे क्रीडेन के क्रांत के नाम से भी जाना जाता है। और इस वजह से इसका नाम मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए तो मकर संक्रांति अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है और गुजरात में उत्तरायण या किचेरी के नाम से जाना जाता है इसको। उत्तरायण या फिर किचेरी के नाम से इसको उत्तर प्रदेश और गुजरात में इस त्यौहार को जाना जाता है और सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं ओडिशा में बात करें तो उसे मकर चौला कहा जाता है। बिहार में तिल संक्रांत या दही चूड़ा के नाम से इसे सेलिब्रेट करते हैं। केरल के अंदर मकर विलक्कू इस नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। कर्नाटक में सुग्गी नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में जो है सेलिब्रेट करते हैं। महाराष्ट्र और गोवा में हल्दी कुमकुम या माघी संक्रांति के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं। हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो इसे माघा साजी के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। असम में माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये मकर संक्रांति अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से सेलिब्रेट किए जाते हैं, इन्हें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मकर संक्रांति का ही जो पर्व है जिसमें बिहू है, लोग इसको माघ बिहू या फिर भोगाली बिहू, इसे जो मुख्य रूप से है वो असम में सेलिब्रेट करते हैं। और ये फसल जो कटाई होता है उससे रिलेटेड त्यौहार के रूप में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसे असम का अगर देखा जाए तो प्रमुख त्योहारों में से माना जाता है। यह साल में 3 बार मनाया जा रहा है। पहला जो सेलिब्रेट होता है रोंगाली या फिर बोहाग बिहू, ये अप्रैल में जो होता है सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं कोंगली या काटी बिहू अक्टूबर में मनाया जाता है। और भोगाली या फिर माघ बिहू ये जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। इस फेस्टिवल में जो व्यंजन बनाए जाते हैं मुख्य रूप से उसमें तैयार किया जाता है पीठा, जो कि चावल का केक होता है। और एक होता है लारू, जो चावल और नारियल से बना पारंपरिक भोजन होता है, इसको शामिल किया जाता है इसके अंदर। वंश की बात करें तो दिमाशा कचारिस जनजाति को इस उत्सव के पहले ज्ञात पूर्वज के रूप में जाना जाता है। ये माना जा रहा है कि ये जो दिमशा और कचारिस जनजाति के लोग जो थे, इनके पूर्वज ही इस उत्सव को सेलिब्रेट किए थे सबसे पहले, और तब से ये मनाया जा रहा है। अगर इसकी अवधि की बात किया जाए तो माघ बिहू 2 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है, 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन उरुक्का में मेईजी अलाव जलाया जाता है। वहीं जो मुख्य त्यौहार है वो अगले दिन सेलिब्रेट किया जाता है इसका। वहीं नेक्स्ट आपका भोगी जो है ये तमिलनाडु पारंपरिक उत्सव के साथ मनाया जाता है। ये वहाँ का जो है ट्रेडिशनल है त्यौहार है। भोगी 3 दिवसीय संक्रांति उत्सव के शुरुआत है, जो पूरे दक्षिण भारत में गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। ये अपने आप में यह विशेष रूप से तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में और उत्साह के साथ मनाया जाता है। भोगी को फसल उत्सव की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है और इसे तमिल महीने मार्गजी के अंतिम दिन के रूप में मनाया जाता है। ये तमिल का जो है मंथ होता है मार्गजी, महीने का लास्ट होता है ये, और इसे उसके अंतिम दिन के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका डिफेंस से। मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल MPATGM, फुल नेम मैन पोर्टेबल एंटी गाइडेड मिसाइल है। ये जो है दुश्मन के टैंकों को जो है ख़त्म करने के लिए बनाया गया है। एंटी टैंक मिसाइल है ये। इसका जो है सफलतापूर्वक जो है वो परीक्षण किया गया है, जिसमें गतिशील लक्ष्य के खिलाफ शीर्ष हमले की क्षमता थी। इसको जो पर्पज़ है
जो डिज़ाइन किया गया, डिजाइन टू डिस्ट्रॉय मॉडर्न मैन बैटल टैंक्स एंड आर्मेड व्हीकल्स, किसी भी तरीके का जो बैटल टैंक्स हो या फिर कोई भी आर्मेड व्हीकल है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो है इसको डिज़ाइन किया गया है। ये तीसरी पीढ़ी का जो है वो थर्ड जनरेशन का है, और इसे कंधे से लॉन्च किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली है, जिसे आधुनिक मुख्य युद्धक टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है विशेष रूप से। और इसकी अगर रेंज की बात करें तो ये 200 से लेकर के 4000 मीटर तक ऑपरेशनल रेंज है इसका। अगर इसे डेवलप करने की बात करें तो फिर इसे जो डेवलप किया है वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। किसके नेतृत्व में? तो डीआरडीओ के द्वारा। ओके, याद रखेंगे इसे आप। नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस से। भारतीय सेना ने सौर ऊर्जा से चलने वाले MAPS निगरानी ड्रोन को शामिल किया है। ये ड्रोन जो है सोलर पावर्ड होगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो सोलर पावर से संचालित किया जाएगा। पहले जो अपने पास होते थे ड्रोन, उसमें वो बैटरी लगे होते, तो बैटरी जब तक ऑपरेट कर रहा है तब तक वो चलेंगे, नहीं तो वो कहीं पर भी गिर भी सकते हैं। वैसे गिरते नहीं हैं, रिमोट कंट्रोलेड होते हैं और उसकी क्षमता पता है सबको, तो उसके अनुसार उसको ऑपरेट किया जाता है। लेकिन ये है चार्जेबल मोड होगा और उससे लंबे टाइम तक ये ऑपरेट कर पाएगा। अपने मीडियम अल्टीट्यूड परसिस्टेंट सर्विलांस सिस्टम के लिए 168 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए हैं। किसको ऑर्डर मिला है ये? तो ये जो है भारतीय सेना ने बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, इसको जो है 168 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिए हैं। पूरी तरह से ये जो है इलेक्ट्रिक और सौर ऊर्जा से चलने वाले मानव रहित हवाई वाहन अनमैन्ड एरियल व्हीकल होंगे। यह पहली बार भारतीय सशस्त्र बल वर्तमान में उपयोग में आने वाले बैटरी चालित और टेथर्ड ड्रोन की तुलना में सौर ऊर्जा से चलने वाले निगरानी UAV को तैनात करेंगे। इसको जो है लंबे समय तक खुफिया निगरानी और टोही करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक इंटेलिजेंस और संचार रिले समर्थन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है डिफेंस से। भारतीय सेना ने लॉजिस्टिक प्रबंधन में बदलाव लाने के लिए जो है DIME प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। DIME DIME का पूरा नाम अगर याद रखें, इसका नाम होता है डिपोट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट एडिशन। इसका जो पर्पज़ है वो है टू प्रोवाइड रियल टाइम विजिबिलिटी। लॉजिस्टिक जो है वो कहाँ से कहाँ तक जो है रियल टाइम में वो पहुँच रहा है, उसकी विजिबिलिटी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल वर्कफ्लो फॉर प्रोएक्टिव लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये करना इसका पर्पज़ रखा गया है। यानी वो रियल टाइम में कहाँ से कहाँ तक रसद वस्तुओं की वास्तविक समय दृश्यता प्रदान करेगा। इसमें जो भारतीय सेना और भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है इसको। ये जो स्पेस इंस्टीट्यूट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया वो इसलिए ताकि लॉजिस्टिक जो सप्लाई किया जाएगा वो रियल टाइम में कहाँ से कहाँ तक पहुँच रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो कहाँ पर है रियल टाइम पे, वो पता लगाने के लिए ट्रैकिंग के लिए रडार की ज़रूरत पड़ेगी और उसके लिए जो है ये स्पेस सेंटर को इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका 2026 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये विशेष रूप से यही सूचकांक जो है जारी करता है कि किस देश का पासपोर्ट कितने देश में घूमने के लिए जो है भरोसेमंद है और उस पासपोर्ट की मदद से कितने देशों में घूमा जा सकता है। ये दुनिया की सबसे भरोसेमंद रैंकिंग है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स।
यह मापता है कि पासपोर्ट धारक बिना किसी पूर्व वीजा के कितने गंतव्यों पर जा सकते हैं। सबसे ऊपर सिंगापुर है इस इंडेक्स के अंदर, जो कि नंबर 1 स्थान हासिल किया है। इसके पासपोर्ट के द्वारा 192 देशों की यात्रा किया जा सकता है। ठीक इसके पीछे जापान और दक्षिण कोरिया को रखा गया है दूसरे नंबर पे, जो कि 188 गंतव्यों तक पहुंच के साथ है दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड सभी तीसरे नंबर पे रखे गए हैं। अगर बात करें भारत के पासपोर्ट की ताकत की, तो 2026 में यह पिछले साल से 5 स्थान ऊपर उठे हुए हैं और 80वें स्थान पे इस पर हैं। भारतीय नागरिक अब बिना वीजा के जो है 55 देशों की यात्रा कर सकते हैं। सबसे अगर नीचे के रैंक में देखा जाए तो नंबर 101 पर जो है वो अफगानिस्तान है। केवल 24 गंतव्यों तक वीजा मुक्त पहुंच है इसका। 100 पे सीरिया है और 99 पे जो है वो इराक को रखा गया है। कुछ इस टाइप से है, देख सकते हैं। फर्स्ट पे सिंगापुर है, सेकंड पे जापान, दक्षिण कोरिया है, थर्ड पे डेनमार्क, लग्जमबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड है। इस तरीके से रैंकिंग किया गया है। लास्ट रैंक पे आप देख ही सकते हैं। 101 पे अफगानिस्तान याद रखेंगे, 100 पे सीरिया है और 99 पे इराक है। तो लास्ट का याद होना चाहिए, इंडिया का रैंक पता होना चाहिए और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है नीति आयोग ने निर्यात सूचकांक 2024 जारी किया है। 2024 में ये निर्यात सूचकांक जारी किया था, उसका रिपोर्ट अभी आया है, इसको पब्लिश किया गया है। नीति आयोग जो है इसको पब्लिश करते हैं और ये एक्सपोर्ट प्री प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सूचकांक 2024 है। यानी इसके अंदर जो है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है एक्सपोर्ट रेडीनेस इन इंडिया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लेकर के, कि एक्सपोर्ट करने के लिए कितने रेडी हैं। पहली बार जो है इसे 2020 में प्रकाशित किया गया था। नवीन संस्करण सूचकांक के चौथे पुनरावृत्ति को चिन्हित किया जा रहा है और ये चौथी बार है और इसका जो लक्ष्य है वो 2030 तक व्यापारिक निर्यात 1 ट्रिलियन तक जो है अमेरिकी डॉलर तक प्राप्त करना है, ताकि भारत सरकार का जो विकसित भारत का लक्ष्य है 2047 तक का, उस दृष्टिकोण से ये 1 ट्रिलियन 2030 तक जो है वो निर्यात निर्धारित करना है। 2024 संस्करण इंगित करता है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के साथ बड़े राज्यों को अग्रणी प्रदर्शन कर रहा है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, गोवा को छोटे राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में अग्रणी प्रदर्शन वाले राज्यों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें इसको 4 स्तंभों में रखा गया है। एक बुनियादी ढांचा, व्यापार, पारिस्थितिकी तंत्र, नीति और शासन और चौथा प्रदर्शन। 13 उप स्तंभ हैं और 70 संकेतक। और इसके अंदर जो है राज्यों को और केंद्रों को, केंद्र शासित प्रदेशों को समूहीकृत किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में, बड़े बिग कैटेगरी में, छोटे स्मॉल कैटेगरी में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है आपका बॉर्डर से रिलेटेड। कश्मीर में जो है सक्सगाम घाटी, सक्सगाम वैली जो है उसको लेकर भारत चीन विवाद है और चीन ने जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सक्सगाम घाटी पर जो है भारत के क्षेत्रीय दावे को खारिज कर दिया है और कहा है कि यह क्षेत्र चीन के क्षेत्र का हिस्सा है, जबकि ये भारतीय क्षेत्र का हिस्सा है। अगर सक्सगाम घाटी के बारे में बात करें, सक्सगाम वैली की बात करें, तो इसे जो है 1963 में, 1963 में पाकिस्तान द्वारा जो है चीन को दे दिया गया था।
जब दोनों देश अपने सीमा मतभेदों को मिटाने के लिए जो है सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए थे, उस टाइम पर उसने क्या किया, जो भारत का ये टेरिटरी है पीओके वाला, उसका जो पार्ट था ये सक्सगाम घाटी, जो कि हंजा और गिलगित क्षेत्र का हिस्सा है, इसे इसने 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया था। और ये हालांकि समझौते के अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर विवाद के समाधान के बाद संबंधित संप्रभु प्राधिकरण वर्तमान समझौते के अनुच्छेद 2 में वर्णित सीमा पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार के साथ बातचीत फिर से करेगा, ताकि वर्तमान समझौते को बदलने के लिए एक औपचारिक सीमा संधि पर हस्ताक्षर किए जा सकें। इस समझौते ने काराकोरम राजमार्ग की नींव रखी है, जिस पर 1970 के दशक में चीन और पाकिस्तान इंजीनियरों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया था। पैक्स का पहल। अमेरिका ने घोषणा किया है कि भारत और अमेरिकी रणनीति और व्यापारिक संबंधों का स्थिर और गहरा करने के प्रयासों के तहत भारत को अगले महीने जो है वो अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स का इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। पैक्स सिलिकॉन पैक्स सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिजों जो रेयर मिनरल्स हैं और उन्नत विनिर्माण के लिए एक सुरक्षित, लचीली और नवविचार संचालित वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी है। अभी जो हाल ही में विश्व के अंदर जो अस्थिरता उत्पन्न हो रखी है, जिसमें ट्रेड से रिलेटेड अस्थिरता सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में किसी भी तरीके का दिक्कत ना आए, उसको लेकर के पैक्स सिल्का पहल चल रही है। इसमें भारत को जो है आमंत्रित किया जाएगा अमेरिका के द्वारा, और पहला पैक्स सिल्का शिखर सम्मेलन 2025 में आयोजित किया गया। इसमें जो शामिल देश था वो था जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। अगर जो बुलाए गए मेहमान के तौर पे देश थे इसके अंदर जो इंक्लूड थे वो थे ताइवान, यूरोपीय संघ, कनाडा, ओईसीडी। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, कोची ने 9वें अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 की मेज़बानी करेगा। ये जो है 23 से 26 फरवरी 2026 तक होने वाला है, और अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम इसके द्वारा जो है ये आयोजित किया जाएगा। तो इसका नाम याद रखिएगा, अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम। इसकी मेज़बानी अखिल भारतीय मसाला निर्यातक फोरम कर रहे हैं, और ये 9वां संस्करण है इसका, और ये 4 दिवसीय सम्मेलन का विषय है, जिसमें स्पाइस 360 भविष्य के लिए तैयार हो रहा है, ये थीम है इसका। वर्ल्ड स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन एक सहयोगी मंच है जो मसाला उद्योग में सभी हितधारकों, किसानों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों और अंतिम उपयोगकर्ताओं को एकजुट करता है। इसका मिशन सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में सामूहिक रूप से काम करना है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2011 में मसाला क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्यों के साथ की गई थी। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 की वेबसाइट और लोगो लॉन्च किया है। ये है एस जयशंकर साहब। ये है कमल का जो है ये लोगो बनाया गया है। इसमें जितने भी ब्रिक्स मेंबर हैं
उनकी कंट्री से रिलेटेड ये कलर रिप्रेजेंट किया गया है। ब्रिक्स भारत 2026 का लोगो का जो है समावेशिता, संवाद और साझा विकास का प्रतीक माना जा रहा है। ब्रिक्स 2026 का जो विषय है वो है ब्रिक्स 2026 का जो विषय है वो है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इसका विषय रखा गया है। यह ब्रिक्स के लिए प्रधानमंत्री के मानवता पहले और ह्यूमैनिटी फर्स्ट और जन केंद्रित ह्यूमन सेंट्रलाइज्ड दृष्टिकोण से प्रेरणा लेता है। लोगों की आधुनिकता के साथ परंपरा का मिश्रण करता है इसमें, जिसमें सारे पंखुड़ियां सभी ब्रिक्स सदस्यों के जीवंत रंगों को दर्शाता है और सामूहिक शक्ति और एकता का प्रतीक है। केंद्र में नमस्ते जेस्चर जो है वो गर्मजोशी और सम्मान और सामंजस्यपूर्ण सहयोग व्यक्त करता है। वहीं ब्राजील ने औपचारिक रूप से 2026 के लिए भारत को ब्रिक्स 18वीं अध्यक्षता सौंप दी है। भारत 2026 में ब्रिक्स की रोटेटिंग चेयर के रूप में काम करेगा और भारत प्राथमिकताएं निर्धारित करेगा, बैठक बुलवाएगा और वर्ष के लिए वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका जो मूल है वो है ब्रिक, यानी BRIC। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चीन। ये मिलकर के जो ब्रिक बना था, फिर बाद में इसमें साउथ अफ्रीका ऐड हुआ तो ब्रिक्स हो गया। इसके सदस्य जो हैं वो है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इंडोनेशिया। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात किया जाए तो ये 2011 में जो है वो ब्रिक्स में शामिल हुआ था, जिसे ब्रिक से ब्रिक्स हो गया था। भारत नई दिल्ली में 28वें राष्ट्रमंडल वक्ताओं के सम्मेलन का मेजबानी करेगा। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों SCPOC के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 28वें अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अस्थायी समिति ने 2026 के लिए एजेंडा निर्धारित किया और विश्व स्तर पर सांसदों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की है। भारत इससे पहले भी CSPOC की अध्यक्षता कर चुका है। 1970, 1986 और 2010 में सम्मेलन की मेजबानी करने का भारत का इतिहास और राष्ट्रमंडल देशों के पीठासीन अधिकारियों को नई दिल्ली में 2026 के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आज का एक क्वेश्चन है, पैक्स सिलिका का सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? ऑप्शन ए, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य संगठन। बी, कृषि पर केंद्रीय एक व्यापार समझौता। सी, अमेरिका के नेतृत्व वाली आर्थिक सुरक्षा और प्रौद्योगिकी साझेदारी। डी, एक संयुक्त राष्ट्र समर्थित डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। साथियों, डेली करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हर रोज़ लिए जाते हैं। कुछ कारणवश 1-2 दिन डिले हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है। अगर आप किसी भी तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा और सब्सक्राइब करने में बहुत ही मिनी सेकंड लगता है। अगर आप इस चैनल पे बने हैं तो यहाँ से कुछ सीखने को ज़रूर ही मिलेगा। और करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं आने वाला। आजकल दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी पैटर्न जो पूछे जाते हैं क्वेश्चंस के, कुछ UPSC टाइप से लेवल उसमें डाल दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो उस टाइप से मैं GK GS को कवर करवा दूंगा। और आपको पता ही है कि
दरोगा एसआई वाले जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो कृपया करके इसे लाइक और कमेंट करते रहें इस पे, और सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई पढ़ने लिखने वाला साथी है तो उनके साथ भी साझा कर लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।